Hello and welcome to Dallas Street Talks. I'm your host Aditya, as always accompanied by my co-hosts Kaushal and Nikhil. So there are three questions on everybody's minds. Exam होगा कि नहीं? कोरोना का वैक्सीन कब बनेगा? And is this the right time to invest? So we don't have the answers for the first two questions, but here are our two cents on the third one. So Kaushal क्या लगता है? So I personally believe investment has been made very complicated process. लेकिन मैं ऐसा करता नहीं हूँ। मैं इन्वेस्टमेंट को बहुत ही बेसिक रखता हूँ, बहुत ही सिंपल रखता हूँ। और जहां तक टाइमिंग का बात है, तो मेरे को लगता है मार्केट को टाइम करना है सबसे डिफिकल्ट काम। तो टाइम को ध्यान नहीं रखते हैं अपन, कौन सा भी सिनेरियो रहने देते हैं, लेकिन वी शुड स्टे इन्वेस्टेड। और कैसे अपॉर्चुनिटी तो अभी 8,000 स्टॉक्स हैं अपनी लिस्ट है, तो उधर अपॉर्चुनिटी तो कभी भी किधर भी कोई भी आ सकता है। अपने को सिर्फ अपॉर्चुनिटी ढूंढने का है अभी। ट्राई टाइम के लिए नहीं रुकने का, अपॉर्चुनिटी दिखा एंटर करने का, क्योंकि इन्वेस्टमेंट है। हम क्या 1 महीने के लिए 2 महीने के लिए नहीं करते कि अभी थोड़ा टाइम देखता हूँ। अब उन 10 साल 20 साल के लिए कर रहे हैं, तो टाइमिंग इतना मैटर नहीं करेगा। और एक इम्पोर्टेंट चीज जो मैं करता हूँ जब मेरे को लगता है कि मैं इन्वेस्ट करूँ कि नहीं करूँ, वो है मैं इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करता हूँ। तो मेरे को निफ्टी से ज्यादा सेंसेक्स अच्छा लगता है, और सेंसेक्स का रिटर्न भी अच्छा है। तो जब मैं इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करता हूँ, मैं दो चीजें देखता हूँ प्राइमरीली। वो है पी रेशो और मार्केट कैप टू जीडीपी। तो पी रेशो कैसा है, अभी तो फिलहाल 24 के आसपास चल रहा है, तो ठीक है, फेवरेबल है इंडिया के लिए। इमर्जिंग मार्केट के लिए 24 फेयर है बहुत। और मार्केट कैप टू जीडीपी की अगर बात है, तो वो अराउंड 60% है अभी। तो वो भी मतलब फेयर है, क्योंकि बिलो 50 जो रहता है तभी अपॉर्चुनिटी रहता है, और 50 to 75 वो फेयरली वैल्यूड मार्केट रहता है। तो मेरे को लग रहा है अभी फेयरली है, तो एटलीस्ट अपन सेंसेक्स में इन्वेस्ट तो कर सकते हैं, और निफ्टी में जैसे इंडेक्स रहता है। तो मेरे ओपिनियन से टाइमिंग नहीं करना चाहिए स्टॉक पिकिंग में। अपॉर्चुनिटी दिखा एंटर करिए। और जब तक इंडेक्स की बात है, वो तो अपन कभी भी ले सकते हैं। मेरे दो फैक्टर्स है, आप अपने तरीके से कुछ देखिए, कुछ एडिशन कर सकते हैं तो। और अपने इन्वेस्टमेंट को आराम से कीजिए, हैप्पीली कीजिए। ये मेरा व्यू है। Okay, so I have a question for you if you don't mind. या प्लीज। कि अभी ये टाइम पे मतलब लुकिंग एट द मार्केट डू यू थिंक वी शुड एंटर मे बी मतलब किधर भी एंटर कर सकते हैं कि वी शुड बी कॉशियस ऑफ व्हाट वी सी फॉर एग्जांपल हाई डेट नहीं लेना चाहिए या जिसका कंपनी हु हैज हेवी कैश फ्लोज और कैश पोजीशन अच्छा है वो लेना चाहिए और इट डजंट मैटर इफ यू सी ग्रोथ तो ले लो ऐसा है क्या? हाँ, अगर मतलब बेसिक तो बेसिक क्या देखते हैं अपन जब इन्वेस्ट कर रहे हैं कि कंपनी सरवाइव करेगा कि नहीं। अगर कंपनी सरवाइव कर रहा है, मतलब अपने को ऐसा है कि 10 साल 20 साल का देखने का है, तो कैसा पोजीशन तो कंपनी का चेंज होते रहेगा एवरी ईयर एवरी क्वार्टर। तो फिलहाल के लिए मतलब अभी का कंडीशन देखते हुए अपने को अच्छा कंपनी लेना चाहिए जिसके पास कैश है, उनका एक्सपेंस कम है। ऐसा कंपनी पे फोकस करना चाहिए, लेकिन ओवर अ पीरियड ये मैटर नहीं करेगा। एग्जैक्टली. ओके. ठीक है तो। सो निखिल कैन वी मूव ऑन टू यू नाउ? यस सो अभी मोस्ट ऑफ द पॉइंट कौशल ने कवर किया है कि या तो आप इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करो या राइट अपॉर्चुनिटी मार्केट में हमेशा रहेगी। टाइमिंग वगैरह आप करने मत जाओ। अगर आपको कंपनी अच्छा दिख रहा है तो आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चालू करो और बेसिक चीजें आप उस कंपनी को करो, तो लॉन्ग रन में इन्वेस्टमेंट साबित होगा। और मेरा एक व्यू रहता है कि जब मैं एक इन्वेस्टमेंट देखता हूँ तो मैं सबसे पहले सेक्टर स्पेसिफिक जाता हूँ कि मेरे लिए कौन सा सेक्टर आने वाले सालों में जो मेरा टाइम होराइजन रहेगा इन्वेस्टमेंट का वो बुलिश है, जिसमें अच्छा ग्रोथ मुझे दिख रहा है। तो जैसे कि सेक्टर्स लाइक आईटी सेक्टर है,
या जो ऑटोमेशन रिलेटेड सेक्टर है, और फिर सेक्टर जैसे कि हेल्थ केयर है, ये सब सेक्टर्स मेरे को आने 2-3 साल में बहुत अच्छा दिख रहा है। तो फिर इनमें इनमें से मैं स्टॉक सिलेक्शन के लिए मैं इनमें से ये सेक्टर में से स्टॉक्स को सिलेक्ट करना प्रेफर करूंगा और उसे 2-3 साल के लिए होल्ड करूंगा, ताकि इफ then overall it pushes the stocks in longer term। तो बस ऐसा ही एक बहुत कॉमन सेंस टाइप ऑफ इन्वेस्टिंग है, ऐसा कुछ सिंपल ऐसा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर नहीं है मेरे इन्वेस्टमेंट स्टाइल के लिए। और राइट टाइम कोई नहीं होता है, अपॉर्चुनिटी हमेशा होती है मार्केट में। अभी जैसे कि फॉल का हम बात कर रहे हैं, मार्केट गिरा इतना, लेकिन इसमें भी अगर जिन्होंने फार्मा कंपनीज में इन्वेस्ट किया होता तो उनको तो बेनिफिट ही हुआ इस क्राइसिस का। तो मेरा मानना है कि मार्केट कहीं भी कौन से भी डायरेक्शन में हो वो मैटर नहीं करता है, अपॉर्चुनिटी मिला आप उसमें एंटर कीजिए और वेट करिए। सो मतलब तेरा तेरा बेसिकली अप्रोच है टॉप डाउन से हाँ इन्वेस्टिंग करने का, टॉप डाउन अप्रोच ऑफ इन्वेस्टिंग। हाँ, जिसपे बट मैं मैक्रो पे मतलब काइंड ऑफ मैक्रो रहता है उसमें, बट एकदम ज्यादा मैक्रो नहीं होता। ओके, जस्ट मतलब जस्ट मतलब इकोनॉमी से स्टार्ट नहीं कर सर, बस सेक्टर से हाँ, स्टार्ट करने का काइंड ऑफ बेसिकली। उसमें कभी कभी गवर्नमेंट पॉलिसीज, जैसे कि अभी बहुत सारा इनिशिएटिव निकल रहा है जैसे मेक इन इंडिया, ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स आते रहते, तो फिर वो भी बहुत मैटर करता है एक इन्वेस्टमेंट को हमें, या लॉन्गर मतलब आने वाले होराइजन में क्या हो सकता है एक सेक्टर में। और मतलब मैं समझा पा रहा हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ। आई ओके, आई नहीं आई नहीं, आई गॉट इट, बट मतलब हाँ एक मेरा फॉलो अप क्वेश्चन है कि हम्म, कैन यू यूज योर स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग व्हिच इज बेसिकली टेकिंग अ बर्ड आई व्यू ऑफ द मार्केट, हाँ। don't you think you will be missing some hidden gems? हिडन मीन्स इन द सेंस मतलब कोई और मतलब सेक्टर का। basically मतलब बेसिकली यू आर सेइंग कि यू तू सेक्टर वाइज देखता है एंड द हाँ सेक्टर यू थिंक दैट आर बुलिश, फिर हम्म। हाउ 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 डू यू प्रोसीड आफ्टर दैट कि वो सेक्टर के जो टॉप कंपनीज है वो ही लेने का बेसिकली, राइट? टॉप कंपनीज ने उसमें रिसर्च आ जाता है कि फंडामेंटल रिसर्च करना चाहिए कंपनी के बारे में, और जो कंपनी अपने फेयर वैल्यू से कम कम के लेवल पे ट्रेड करता है उस कंपनी को बाय करना चाहिए। ओके, सो बेसिक, ओके ओके, आई गॉट इट। और फिर वो जो मतलब अगर कोई हिडन जेम मतलब जो मल्टीपैगर हो जाता है और मेरा उस पर नजर नहीं होता है तो जाने देना चाहिए, क्योंकि क्या कर सकते हैं। अब हाँ, अपना जो प्रिंसिपल है, मेरा जो प्रोसेस है, मैं वो फॉलो करता हूँ और फिर वो मेरे को सिंपल लगता है, तो फिर वैसा है। राइट। तो मार्केट में कैसा है कि अपॉर्चुनिटी से ज्यादा है वो प्रोबेबिलिटी इंपॉर्टेंट है। अपॉर्चुनिटी तो बहुत रहता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी जिसका ज्यादा रहेगा उसमें इन्वेस्ट करना ऑफ कोर्स ये अच्छा बात रहेगा। तो प्रोबेबिलिटी और अपॉर्चुनिटी दोनों एक साथ मिक्स करके कॉम्बो यूज कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली अपना रिटर्न बढ़ जाएगा। तो अभी आदित्य, तेरा व्यू क्या है Okay, क्वेश्चन पे? so my philosophy of investing is that I'm a stock picker, and I'm a firm believer in the rupee cost averaging SIP. So मेरा ये believe है कि you should always be invested in the market. You should never be out of the market. Not entirely, but at least some portion. मतलब SIP तो जाना चाहिए market में. That's what I think, because it is very difficult to time the market, and you can time it, but you won't always be able to time it. So always being in it is better than timing it. And because I'm a stock picker, I don't care where the market is. I don't care if the P is 28 or 16. If I see good stocks, if I see good value, if I see good growth, I'll buy it. But I have a few exceptions to my approach. That is that for quality and for cyclical stocks. So quality stocks, obviously अगर 12,000 रुपये निफ्टी रहेगा तो HDFC बैंक, HDFC बजाज फाइनेंस लेके मतलब नहीं है. So that's where the timing factor comes in, if you want to call it timing. But I'll buy quality when they are
during a crash. So that's the only timing I use. And obviously, in sectoral, in cyclical stocks, for example, like metals and all, timing is important because that's what will give you gain. If you buy the metals at the peak of the cycle, then it would be pointless because वो गिरेगा ही बाद में. ओके, तो मतलब टाइमिंग का थोड़ा जो है वो तूने ही कंसीडर किया है, हम दोनों ने तो इतना कंसीडर किया नहीं, तो तू थोड़ा उसमें इन डिटेल बता सकता है, मतलब साइक्लिकल पे जो है, तो एक एवरेज टू नॉर्मल इन्वेस्टर कैसा कर सकता है, मतलब ये टाइमिंग कैसा कर सकता है साइक्लिकल सेक्टर्स पे? So the thing is that कि एवरेज इन्वेस्टर साइक्लिकल नहीं देख सकता बिकॉज मैं जब टाइमिंग बोलता हूँ आई डोंट यूज द चार्ट्स, आई यूज द बैलेंस शीट्स एंड द इनकम स्टेटमेंट्स. सो बेसिकली मैं एक एग्जांपल देता हूँ. फॉर जैसे स्टील का साइकिल, फॉर एग्जांपल अगर अगर अप साइकिल आने वाला है, सो व्हाट स्टील हैपेंस इज 2 या 3 क्वार्टर से वो लोग का इन्वेंट्री वो लोग रैंप अप करना शुरू करते हैं. एंड इफ यू सी द ऑर्डर बुक यू कैन क्लियरली सी कि इन्वेंट्री बढ़ रहा है, ऑर्डर बुक बढ़ रहा है. So the up cycle is starting, so you can invest that. So now the average investor, if they have time, if they have enough resources, they can do this, but then they won't be average. So yeah, and yeah, but what the average investors can do is time the quality stocks because it is the most obvious thing ever. कि अगर market है, for example अभी market was at the bottom during April, March April, right? हाँ. So at that time Reliance 800 पे था, HDFC 800 पे था, HDFC बैंक 800 पे था, और फिर बजाज होल्डिंग्स आई थिंक 2000 के नीचे गिरा था. सो मतलब ये नो ब्रेनर है, जो कोई भी टाइम कर सकता है इफ यू हैव सम बेसिक नॉलेज की स्टॉक्स क्या रहता है एंड क्वालिटी स्टॉक्स क्या रहता है. सो यू कैन टाइम देम, नो वरीज. एंड तो लेकिन कैसा अभी, हाँ, एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड कि लुक एट द एवरेज पी. सो मतलब ये भी इतना डिफिकल्ट नहीं है. आप स्क्रीनर पे जाओगे तो पी का चार्ट दिखता है. इफ द करंट पी इज लोअर देन द एवरेज, द मीडियन पी जो भी उधर दिखता है, सो यू कैन बाय इट बिकॉज दैट इज द टाइमिंग. ये सिर्फ क्वालिटी पे काम करता है, तो मतलब कोई भी स्टॉक्स पे नहीं करेगा. ओके, ठीक है. लेकिन तेरे को क्या लगता है आदित्य, अभी के कंडीशन के हिसाब से, मतलब अभी तो सब बॉटम से तो बहुत बढ़ चुके हैं स्टॉक्स, क्वालिटी और नॉर्मल स्टॉक्स भी बहुत बढ़ चुके हैं. तो इस कंडीशन में तेरे को क्या लगता है कि अगर, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे तो नहीं है सिर्फ रिलायंस को छोड़ के, तो तेरे को क्या लगता है अभी भी ले सकते हैं? सो द थिंग इज दैट कि क्वालिटी स्टॉक्स विल ऑलवेज परफॉर्म. टाइमिंग बस ये अश्योर करेगा कि वो ज्यादा परफॉर्म करेगा. कि इवन इफ यू बाय एचडीएफसी बैंक नाउ 5 years डाउन द लाइन, यू वोंट रिग्रेट कि अरे मैंने इतने पे क्यों लिया. रिटर्न तो रहेगा, एटलीस्ट वन बैगर टू बैगर तो हो ही जाएगा. सो दैट्स द थिंग. The importance of timing in quality is that you will be getting a higher returns than the average. सो ओके. लेकिन मेरा क्वेश्चन ऐसा था कि अभी तेरे को क्या लगता है, मतलब अभी भी लिया तो भी नॉर्मल रिटर्न से तेरे को थोड़ा ज्यादा मिलेगा? हाँ, ऑब्वियसली. दैट द थिंग इज दैट कि क्वालिटी बाय कभी भी कर सकता है, बट द लोअर लेवल्स इज लाइक अ चेरी ऑन टॉप. रिटर्न्स, एफिशिएंट रिटर्न्स के लिए मतलब एक या एग्जैक्टली. अगर मतलब फॉर एग्जांपल अगर रिलायंस 800 पे और नहीं लिया तो फिर व्हाट्स द पॉइंट. दैट्स बराबर बता. तो ठीक है, तो ओवरऑल अपने को लग रहा है कि सबका व्यू जो है ये है इनडायरेक्टली और डायरेक्टली करता है कि ये क्वेश्चन एक्चुअल में एग्जिस्ट करना नहीं चाहिए, इनवैलिड है. Yeah, exactly, because there is no reason to time the market, and there is मतलब बहुत difficult भी है time करना, और you can't be right 100% of the times, so you would rather not waste your effort. ओके. तो ओवरऑल अपना व्यू ऐसा निकलता है कि टाइम मत करिए, अपॉर्चुनिटी जब मिलती है तब एंटर कीजिए, और बेसिक टू बेसिक कोई भी क्या कर सकता है, तो इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकता है,
और एफडी जो नॉर्मल ट्रेडिशनल रिटर्न से है उनसे ज्यादा रिटर्न कमा सकते। बट या और एक सो ऐसा है कि हाँ वेट करना पड़ता है, क्योंकि एफडी में क्या है कि 1 साल के बाद रिटर्न आएगा ही 60%, 7% जो भी रिटर्न है। वो 2 साल नहीं आया, लेकिन तीसरे साल वो पूरा 3 साल का रिटर्न कवर करके लेके जाएगा। तो ये एक पेशेंस होना राइट चाहिए एक इन्वेस्टर में कि अ, आज इन्वेस्ट किया तो कल ही पैसा आएगा, ऐसा नहीं होता। हाँ एग्जैक्टली ये बराबर बात। या ये तो पेशेंस। मतलब अभी हाँ हाँ नहीं ये बहुत कंटिन्यू। बहुत बहुत ऐसी चीज है जो बहुत सारे और हाँ बोल के अरे कुछ हो ही नहीं रहा है, पैसा बन ही नहीं रहा है या पैसा नीचे आ गया है, तो हम निकल जाते हैं। और जब हम निकलते हैं तब स्टॉक भागने लगता है। तो वैसा होता है इन्वेस्टमेंट, कि अगर आपको खुद बिलीव है कि करेगा तो वो एक टाइम लेके, जैसे अभी रिलायंस का बात किया अपन ने। सो रिलायंस मतलब एक 2 साल से 800-900 के रेंज में था, और 5 साल से 600 से 700 के रेंज में था, और अब जाके वो परफॉर्म किया है, और उसने जो परफॉर्म किया वो कर दिया पैसा, डबल कर एग्जैक्टली। दिया। आई मीन नॉट ट्रिपल, बट जिसने 600 पे लिया उसके लिए ट्रिपल हो गया, ऐसा है। सो मतलब टेकिंग योर पॉइंट, नॉलेज इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। इफ यू डोंट डू रिसर्च और आपका अगर बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं रहेगा, सो यू वोंट बी एबल टू मेक मनी यू विल बिकॉज जस्ट बी लाइक कि मेरे को निकलना है मार्केट से, एग्जैक्टली अभी बन नहीं रहा है। जब भी किसी ने रिलायंस मे बी 800 पे लिया था, सो वो 3 साल बाद 800 पे था। सो द पर्सन हु डजंट नो मच अबाउट द मार्केट विल बी लाइक या ये रिटर्न नहीं दे रहा है, बट द person who has some basic knowledge and some world view can see that कि अभी रिलायंस मेट्रो बना रहा है, अभी जियो आया है, अभी रिलायंस अपने कंज्यूमर बिजनेसेस भी फोकस कर रहा है, रिलायंस ट्रेंड्स और रिलायंस रिटेल। सो या मतलब होल्ड करना जरूरी था एज अ और थिंग। थोड़ा सा अ, मतलब बेसिकली बैलेंस शीट पढ़ना आना चाहिए कि एक्चुअल हो क्या रहा है, मार्केट बढ़ क्यों नहीं रहा है, कुछ एक्टिव में पैसा लगा रहा है, रहा है कि जब वो साइकिल खत्म हो जाएगा इन्वेस्टमेंट का, फिर ये स्टॉक परफॉर्म करना चालू करेगा। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो बेसिक नॉलेज ऑफ रीडिंग स्टेटमेंट, मतलब इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इतना डिफिकल्ट नहीं है, कोई भी सीख सकता है। एग्जैक्टली। तो अभी कैसा है रिलायंस का अगर इतना नाम निकल ही रहा है तो मैं क्या पूछना चाहता हूँ कि अभी जो रिलायंस इतना भागा है एक अच्छा खासा रिटर्न दिया है इन्वेस्टर को, तो तुम लोग को भी क्या लगता है रिलायंस अभी भी एक अपॉर्चुनिटी है कि एन अपॉर्चुनिटी मिस्ड है? आदित्य तू स्टार्ट कर सकता है। हाँ सो मतलब मेरे को क्या लगता है कि मैंने एक्चुअली रिलायंस को वैल्यू नहीं किया है, सो मतलब आई एम नॉट श्योर कि वेयर इट स्टैंड्स, बट या एज इन द फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज अभी तो रिलायंस आई थिंक बहुत भागेगा, बिकॉज अभी मेट्रो का कंस्ट्रक्शन लोग का खत्म होगा, सो मेट्रो का रेवेन्यूज आने वाला है, एंड द रिटेल डिविजन विल ऑल्सो स्टार्ट गेटिंग रेवेन्यूज मे बी नॉट नाउ बट 6 to 8 months लेटर। और फिर बिजनेसेस रिलायंस के बहुत स्टेबल हो रहे हैं, एंड व्हाट आई थिंक इज वो ऑयल एंड गैस से बाहर आने का ट्राई कर रहे हैं, बिकॉज अभी मे बी 6 months पहले उसने अरामको को भी 20% स्टेक बेचा। So slowly Reliance is getting out of oil, which I like because मेरे को oil and gas business, oil नहीं समझता, gas I can understand. I don't understand oil businesses, and it is going towards more consumer centric, consumer focused businesses like telecom and retail. So yeah, मतलब future growth trajectory बहुत ज्यादा है, but maybe अगर if you buy right now, obviously Reliance is way overvalued. बट मेरा एक ऐसा है कि रिलायंस जो है अभी वो डेटा पे फोकस कर रहा है, जितना वो डेटा एक्यूमुलेट कर सकता है, क्योंकि अभी इन फ्यूचर मेरे हिसाब से डेटा जिसके पास है वो राजा, मतलब वो किंग है बिजनेस में। तो जैसे कि जियो देख सकते हैं, जियो उसने स्टार्टिंग में फ्री दिया और फिर बाद में कस्टमर बनाया उसने, टेलीकॉम पूरा रिवॉल्यूशन कर दिया एक टेलीकॉम इंडस्ट्री में, और अभी रिटेल वगैरह में भी आ रहा है।
और तो मेरे हिसाब से रिलायंस अभी के लिए ओवर वैल्यू है, लेकिन लॉन्गर टर्म देखा जाएगा तो 2000 3000 will not be a surprise for an investor. Levels 2000 3000 levels. हाँ मतलब 2000 पे तो अभी वो है। 2000 won't be a surprise अगर हाँ वो है नेक्स्ट वीक भी हो जाएगा सो यू। टू नहीं, बट 3000 समझो, मतलब हाँ मैं ऐसा वैसे हाँ। जैसे बड़ा बड़ा लेवल्स देख सकते हैं हम रिलायंस में। तो मतलब मेरा एक क्वेश्चन है तुझे कि मतलब व्हाट डू यू मीन बाय वो डेटा पे फोकस कर रहा है। हाँ डेटा मतलब जैसे कि अभी जियो कैसे, उसने मतलब जियो एक टेलीकॉम गेम नहीं था मेरे हिसाब से, जियो एक डेटा गेम था। लाइक उसको लोगों का मतलब डेटा रहता ना, अभी डेटा इज अ बिजनेस ना, कि तू की कोई रेस्टोरेंट में जाता है तो वो तेरे से फीडबैक मांगने के लिए तेरा डेटा लेते हैं, जैसे कि तेरा नाम, बर्थ डेट, फोन नंबर। ओके सो तो मतलब यू आर इससे सेइंग क्या है कि कि वो मतलब वो डेटा साइंस पे उसका अभी वो फील्ड बना रहा है, नया हाँ क्रिएट कर रहा है। हाँ, ओके। क्योंकि अभी मेरे हिसाब से लोग बाहर ट्रेडिशनल चीजें नहीं करेंगे सब। अब ऑनलाइन ऑटोमेट बहुत सारा चीजें होगा, और लोगों को पता चलने के लिए बिजनेसेस के पास डेटा होना चाहिए लोगों का, कि उनको अपना पॉलिसीज, उनको अपना बिजनेस बता सके, वो भी ऑनलाइन, और ना किसी के घर जाके उनको बताने की जरूरत नहीं है। तो फिर मेरे हिसाब से वो एक बहुत बड़ा ये है, और जिसके पास ज्यादा डेटा, जिसके पास ज्यादा कंज्यूमर्स है, और उसका बिजनेस तो चलना ही है इन फ्यूचर। ओके दैट्स मतलब बहुत डिफरेंट व्यू था। आई थिंक इफ दिस इज ट्रू देन रिलायंस इज गोइंग टू ब्लो अप। यस। तो कौशल मतलब इफ यू वांट टू शेयर एनीथिंग। तो अभी रिलायंस के बारे में तो बोलने जैसा कुछ है नहीं, क्योंकि रिलायंस जो मतलब क्वालिटी स्टॉक्स रहते हैं वो तो ओवर स्टडी रहते हैं, मतलब सब ब्रोकरेज हाउस का, सब एनालिस्ट का उस पर व्यू आता है। तो बेसिक टू बेसिक देखने जैसा क्या है कि रिलायंस ने अपने को एक स्टोरी बहुत अच्छा दिया है एज इंडिया को। मतलब एक अनिल अंबानी और एक मुकेश अंबानी, एक मतलब वेल्थ डिस्ट्रॉयर और एक वेल्थ क्रिएटर। तो दोनों का स्टोरी स्टार्ट एक पॉइंट से हुआ था। लेकिन अभी मतलब ऐसा भी नहीं कि ऑयल कोई ऐसा बिजनेस है कि वो उसको कैश फ्लो आ रहा है और उसको कुछ करना नहीं है, क्योंकि ऑयल एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद तो उसको एक ये आने वाला है। इलेक्ट्रिफिकेशन। हाँ मतलब कि चेंज तो होने वाला, ऑयल पे इतना डिपेंड होने वाला नहीं है वर्ल्ड जो अभी इतना है। तो मुकेश अंबानी को भी डिफिकल्टीज थी, लेकिन उसने उसको टैकल किया, उसने डाइवर्सिफाई किया अच्छी तरीके से। और वैसे उसने डिस्ट्रॉय भी किया है, वोडाफोन को डिस्ट्रॉय किया है, एयरटेल को भी बहुत हार्म किया है। और उससे क्या हुआ है कि इनडायरेक्टली जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी कम हुई है। लेकिन आफ्टर ऑल रिलायंस इतना बड़ा अभी कंपनी हो चुका है, तो एम्प्लॉयमेंट वो क्रिएट करेगा ही, वो तो इशू नहीं है। और एक बात जो मेरे को अनिल अंबानी की जो अच्छी लगती है वो है कि even if you have quality companies, best quality companies diversified over the sectors, तो भी उसको कैसा अपन बर्बाद कर सकते बेसिकली ठीक है। कौशल का ऐसा मतलब है कि कभी कभी जैसे इसको मैनेजमेंट देखना चाहिए, कि मैनेजमेंट हाँ कैसा काम कर रहा है। हैं। नहीं मतलब कभी कभी नहीं, अकॉर्डिंग टू मी ऑल मैनेजमेंट को देखना ही चाहिए बिकॉज हाँ तो मतलब ऐसे क्वालिटी है, स्टॉक नाम बड़ा है, लेकिन अंदर क्या चालू है वो किसी को पता नहीं, और हाँ मैनेजमेंट हाँ को यू फॉलो नेवर नो। करोगे तो समझेगा कि क्या चालू है। एग्जैक्टली। So again, an important point that ki management should not be overlooked by an investor. So if you तो are done with the if you are done with this segment, I have a question for you two guys, you guys. So if anyone wants to add anything. नो नो वी आर डन। No, no, we are done. ओके तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी 2-3 वीक पहले और आई थिंक एक 1-1.5 महीना हो गया रहेगा, राकेश झुंझुनवाला ने एक इंटरव्यू बोला था कि द कमिंग बुल रन is going to be the mother of all bull runs. So मेरा क्वेश्चन ये राकेश झुनझुनवाला के स्टेटमेंट पे कि what do you think about this like really bold statement at a time when markets and fundamentals are like
नॉन एग्जिस्टेंट, बेसिकली फंडामेंटल्स आर नॉन एग्जिस्टेंट. सो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये स्टेटमेंट पे क्या लगता है, एंड इफ यू थिंक ये बुल रन होने वाला है, सो व्हाट आर योर मतलब व्हाट सेक्टर्स वुड यू प्रेफर इन द नेक्स्ट बुल रन? व्हाट सेक्टर्स वुड बेनिफिट फ्रॉम दिस बुल रन? So I would like to add a point कि राकेश झुंझुनवाला ने स्टेटमेंट बोला है, लेकिन वो होगा नहीं होगा वो बात की बात है, किसी को पता नहीं. और ये वही बात हुई कि मतलब उसने एक ऑप्टिमिस्टिक बात बोली है. तो अच्छा है अगर मार्केट में एक बड़ा बुल रन आया तो अच्छा, जो उस मार्केट में इन्वेस्टेड रहेगा वही बेनिफिट करेगा. और जो ये सोच के बैठेगा कि कब बुल रन आएगा तब मैं इन्वेस्ट करूंगा, तो फिर कुछ नहीं होने वाला. सो मेरा ये मानना है कि स्टेटमेंट बोला है ठीक है, लेकिन हमें अपना काम करना है कि अपना अपॉर्चुनिटी स्पॉट करना है और उसमें इन्वेस्ट करना है. तो अगर ये जो फैक्टर हो कंसीडर मतलब होगा इन फ्यूचर, तो इन शॉर्ट वी आर ओनली गोइंग टू बेनिफिट. और जब सेक्टर्स की बात है तो जैसे मैंने पहले बोला कि मैं सेक्टर स्पेसिफिक जाता हूँ, तो मैंने 2-3 सेक्टर बोले थे और मैं ऐड करना चाहूंगा, जैसे कि इंश्योरेंस सेक्टर है, एएमसी सेक्टर है, और ये एक सेक्टर जो मुझे ये ऑटो और आईटी, ये दोनों को मिला के एक सेक्टर जो मतलब टाटा एलेक्सी का जो बिजनेस है 50% रेवेन्यू उस बिजनेस से आता है. वो एक सेक्टर मेरे को मतलब नीश, एकदम नीश बिजनेस है वो, मेरे को एक बिजनेस बहुत पसंद है. सो ये 3 से 4 चीज पे फोकस कर रहा हूँ. और एक सेक्टर है जो अभी तो फिलहाल बहुत ही खराब कंडीशन में है, जैसे कि एविएशन सेक्टर. बट एक एंड होगा इसका, तो मेरे हिसाब से एविएशन सेक्टर इज अ वेरी ग्रोइंग एंड अ बूमिंग सेक्टर. एविएशन के बिना कुछ मतलब हो नहीं सकता. तो जो अभी सरवाइव कर लेगा एविएशन इंडस्ट्री में, हम उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉर अ लॉन्ग टर्म. तो दैट इज. निखिल, मैं एविएशन का भी तो नाम लिया तो मेरे को बोलना पड़ेगा अभी. ये नॉर्मल कंडीशन जब था तो भी इंडियन जो लिस्टेड प्लेयर्स हैं, मतलब पहले 3 थे अभी तो 2 हो चुके हैं, तो उनका सर्वाइवल तभी भी डाउटफुल था. लेकिन अभी के सिनेरियो में तो मतलब अभी क्वेश्चन है ही नहीं, मतलब सर्वाइवल का भी क्या कर सकते हैं. तो तेरे को क्या लगता है, सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? सर्वाइव करना पड़ेगा, बिकॉज एविएशन इंडस्ट्री इज अ वेरी बहुत इंडस्ट्री, मतलब इसमें बहुत कैपिटल लगता है. और ये इंडस्ट्री देखा जाएगा ना डेटा के हिसाब से कि लास्ट 2 से 3 साल पहले जो एयरलाइन ट्रैफिक था वो बहुत ज्यादा था देन कंपेयर टू रोडवेज और रेलवेज. तो मेरे हिसाब से जब सब नॉर्मल हो जाएगा तो एविएशन विल बी, क्योंकि बहुत मतलब मैं आई डोंट नो आई एम एबल टू एक्सप्रेस माय पॉइंट, बट दिस इज व्हाट माय ओपिनियन कि एविएशन सेक्टर कभी बंद नहीं होगा. और अगर ऐसा सिचुएशन आया तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट विल टेक सम एक्शन एंड ट्राई टू प्रोटेक्ट आवर एविएशन इंडस्ट्री. हाँ, जैसे जेट एयरवेज को किया वैसे. राइट राइट. जेट एयरवेज को किया नहीं है क्योंकि दूसरे सर्वाइवर्स बाकी है वहां पर, इंडिगो और स्पाइस जेट और ये सब है. हाँ, वही मैं भी मेरे को भी यही पॉइंट ऐड करना था कि एविएशन इज अ नेसेसिटी बेसिकली. तो इफ इवन इफ द कंपनीज गो अंडर, वो गवर्नमेंट को रिवाइव करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, बिकॉज एयरलाइंस नीड टू रन. बट अपने पास कैसा है, अनलिस्टेड प्लेयर जो है वो बहुत अच्छे हैं लिस्टेड से. नहीं जैसे अनलिस्टेड आई डोंट थिंक, इफ यू यू नो rule out Vistara, I don't remember any like unlisted Indian players. मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं होगा कि अनलिस्टेड प्लेयर को बचा है, कि अनलिस्टेड प्लेयर जो है उनका बहुत छोटा टेरिटरी है. हाँ, वो इसलिए तो डोमेन अनलिस्टेड है. है. हाँ वही. और या तो बहुत बड़ा है या तो एग्जिस्टेंट, मतलब अभी हुआ है. हाँ, तो मेरे हिसाब से वो भी इंडिगो इज अ वेरी बड़ा प्लेयर देखा जाएगा एविएशन में. तो इंडिगो पे वॉच लिस्ट रखो अपने, मतलब वॉच करो इंडिगो का क्या हो रहा है अभी फिलहाल, ऐसे देखा जाएगा तो मेरे हिसाब से. ओके, सो Kaushal, would you like to add to this? So before adding my point, I would like to ask you the same question. What do you feel about the question? Okay. What do you feel about the statement made by Mr. Rakesh Jhunjhunwala?
So what I think is that कि the bull run is coming. I'm very optimistic कि bull run तो होगा, but वो कब होगा I'm not sure because fundamental situation अगर देखा and if you see Ray Dalio statement in the past like 2-3 months during the crisis, his statements are extremely bearish and फिर Ray Dalio को counter करना it's like pointless because he knows more than anyone, at least I feel like that. फिर बिकॉज वो बोल रहा है कि यू नो दिस इज द टर्न ऑफ द लॉन्ग टर्म डेट साइकिल विच हैपेंस एवरी 75 to 100 years. 1920 में ऐसा हुआ था एंड देन एग्जैक्टली 100 years हुआ है, सो अभी होगा. सो आई थिंक कि अभी तो current at least 1 or 2 years are going to be extremely bearish or the market is going to be stagnant. That's what I think. But इसके बाद जैसे सेक्टर्स रिवाइव होंगे, कंपनी रिवाइव होंगे, operations will resume and the cycles will turn around. Eventually bull run आएगा ही and it would be the biggest because drawdown ही इतना होगा उसकी वजह से. So bull run is going to be amazing. And the sectors that I would like to bet on are the financials. Financial sectors, I'm always bullish on them because financial sectors currently are the backbone of the global economy, developing economy and developed economy. So financial sectors के बिना कोई economy function नहीं करता है. So yeah, I'll always be bullish on those. And then the other sectors I'll be bullish on is the IT sectors because of the rise of the artificial intelligence. I think they are going to show phenomenally exponential growth. And then another sector I would like to bet on are the energy sectors because currently energy जब से मैं observe कर रहा हूँ maybe 2-3 years से, तब से तो energy sector नीचे ही जा रहा है. कोल इंडिया पकड़ ले, NTPC पकड़ ले, but now the energy sector are I think going to revamp because of the rise of the renewable energy. And मतलब I think companies like Coal India and NTPC are still going to be there, but नए फर्म जैसे अदानी पावर आया है, वैसे I think नए फर्म्स एग्जिस्टेंस में आने वाले which focus on renewable energy and green energy. So I think that would be one of the leaders or pioneers of the next coming bull run. Mr. Ray Dalio had said that कि मतलब उनके स्टेटमेंट ऐसा था कि हम एक डिकेड बेरिश फेज में रह सकते हैं. Yeah, so नहीं मतलब exactly वही था statement, but what he said was कि अभी the companies are shifting their operations out of China, because of the obvious reason कि, and one more obvious reason is that there was no previous geographical diversification. जो भी company देखो चाइना के पास ही जा रहा था. So he said that companies will be prioritizing convenience over the cost because अभी Intel का अभी news आया है कि they are setting up their plant in the US. So I think worldwide भी ऐसी होगा, the dependence on China will go down. Other other economies, other countries will get some of the part of their production. And वो बोला the cause of this would be कि margin shrink होगा क्योंकि अभी तो immense margin मिल रहा है क्योंकि चाइना का cost is insanely low, but अभी ऐसा नहीं होगा, the margins will shrink and that's why they will suffer. मतलब I think ये तो हो, मतलब ये जैसा ये बोल रहा है I think it's very logical, but I don't know कि एक lost decade होगा उसकी वजह से. So my opinion is कि राकेश झुनझुनवाला के स्टेटमेंट पे मैं बोलने वाला इतना तो बड़ा आदमी हूँ नहीं, लेकिन एक एज अ व्यू मेरे को क्या लगता है, उनके कॉन्ट्राडिक्टरी में नहीं, लेकिन मेरा व्यू जो है, मेरा स्टेटमेंट जो है कि मार्केट कैसा भी रहने दे, बुलिश बेरिश, तो एज न्यू कमर इन्वेस्टर के लिए नहीं है, लेकिन जो इन्वेस्टर ऑलरेडी है, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स है जिन्होंने 1 डेकेड 2 डेकेड का एक्सपीरियंस है, तो उनको भी पता है कि ये बुल रन आने वाला है, तभी आएगा. जब बेरिश फेज अभी जब ये हुआ था कोविड का, किसी को पता नहीं रहता है, तो सिनेरियोस कभी भी किसी को कोई पता नहीं रहेगा. लेकिन जब भी कोई सिनेरियो होता है, आपने को पकड़ लो कि 100% नहीं मिला उसका,
लेकिन एटलीस्ट 50-70% मिलना चाहिए, ये अपना व्यू होना चाहिए। तो बुलिश अगर फेज आया अभी, तो बेसिक टू बेसिक क्या होगा, 12,500 पहले ब्रीच होगा। जैसे 12,500 ब्रीच होगा, जब जो ऑल टाइम है हाई है निफ्टी का, तो हम एक अजम्पशन कर सकते हैं कि एटलीस्ट एक जो बोला था स्टेटमेंट था, तो वो हो सकता है कि बुल रन मदर ऑफ ऑल बुल रन आ सकता है, तो तभी हम अपना पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, तभी भी कुछ इशू नहीं रहेगा, अपना रिटर्न कम हो जाएगा, लेकिन हम 50-70% ऑफकोर्स मार्केट से ले सकते। तो ये बस है। और सेक्टर वाइज जो है, तो मेरा बहुत नॉर्मल सेक्टर्स है जो है, एक है वो है केमिकल सेक्टर, ऑलरेडी बहुत अच्छा मूव दे चुका है, लेकिन मेरे को भी लगता है कि अभी बहुत पोटेंशियल है केमिकल में, क्योंकि अभी एपीएस जो है वो इंडिया में शिफ्ट हो सकते हैं चाइना से, एंड इंडिया इज केपेबल। और उसके लिए एपीएस के लिए मेजर जो लगता है वो केमिकल्स, तो वो तो केमिकल कंपनी से आएंगे और उनका रेवेन्यू बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियली बढ़ जाए, वो एक सेक्टर है। और दूसरा सेक्टर जो है वो मेरे को लगता है कि जो मशीन मैन्युफैक्चरर्स है, जैसे कि मतलब कैपिटल गुड्स, जैसे कि एबीबी है, सीमेंस है, तो मैं उन पे भी बुलिश हूँ, क्योंकि अगर इंडिया को अगर मैन्युफैक्चरिंग हब होना है तो मशीनरी तो लगेगा। तो ये दो सेक्टर है जो मेरे को लगता है कि मतलब ये डेकेड उन लोग अच्छे कर सकते हैं। ओवरऑल तो मतलब आईटी है, फाइनेंस है, एफएमसीजी को तो अच्छा करती है, लेकिन ये दो जो है सेक्टर वो भी बहुत अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। So Aditya has started the podcast, but I would like to conclude the podcast by saying that keep your eyes and ears open so you can spot opportunity, because opportunity is very important in market, because there will always be opportunity, but opportunity with probability will create you wealth. So happy investing and thank you for listening. Stay tuned.